गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, उसको मैं जो कुछ छूट गया था उसको पूरा करने जा रहा हूँ और उसके अलावा रोलिंग मोशन डिस्कस करूँगा। रोलिंग मोशन हमने पिछले टर्म पे इस सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डिड्यूस किया था या कैलकुलेट किया था या डिराइव किया था। सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस या अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन होने पे, रेडियस r होने पे, मास m होने पे जो निकल के आया था I, वो था 2/5 mr²। ये तो आप 11th क्लास से जानते हैं। शायद ये भी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is touching its surface, let us consider the axis AB, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो हम लोग निकाल सकते हैं ICM प्लस ICM प्लस m, और डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज r mr²। तो ये हो गया जाके ICM इज दिस 2/5 mr² प्लस mr² इक्वल टू, और IAB इक्वल टू 7/5 mr²। हमने क्या यूज किया है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैंने शायद ब्लूटूथ वाला माइक नहीं लगाया है, लगा लेता हूँ। तो हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कर लिया है यूज और निकाल लिया है एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप निकाल लिया है। अब अगर हमेशा बॉडी एक जैसी तो होती नहीं है, अगर यही स्फेरिकल सेल होती तो क्या होता? हम अब कैलकुलेट किसी बॉडी का नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम और डिफरेंट बॉडी के रूप में आ सकती हैं जो कि स्फीयर से कनेक्टेड हैं, रिंग से कनेक्टेड हैं या बार से कनेक्टेड हैं या डिस्क से कनेक्टेड है। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है बॉडीज, उनसे रिलेटेड आ सकती हैं, तो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हट जाएगा, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि स्फेरिकल सेल का क्या मतलब होता है। वो पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि पहले जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था तो टीचर्स शब्द बोल के चले जाते थे लेकिन क्लियर नहीं करते थे। मैं भी शायद पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, BSc पार्ट 1 में स्फेरिकल सेल रट लिया, एग्जाम में नंबर भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन स्फेरिकल सेल होती क्या है ये आप समझ लीजिए कि वो स्फेरिकल शेप में बॉडी जिसकी ये हॉलो है, लेकिन जो लेयर है या उसकी बाउंड्री है वो बहुत ही थिन बाउंड्री से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल आप फुटबॉल समझ सकते हो।
फुल पावर, ये स्फेरिकल सेल होती है। इसकी अगर रेडियस r है, मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर डायमीटर के अबाउट है, सेंटर ऑफ मास निश्चित रूप से सेंटर ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे स्फीयर में भी सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का सेंटर होता है, स्फेरिकल सेल का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न इट। 2/5 की जगह 2/3 mr² होता है। टेबल भी बुक में बनी है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये टेबल एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा और अपना स्वयं भी इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे बेस्ड थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इन पे बेस्ड हो सकते हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर स्फेरिकल सेल देयर इज नो, मैं आपको स्फेरिकल सेल के बारे में बता दें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन internal and external radii, ये पहचान है स्फेरिकल सेल, SHELL, स्फेरिकल सेल। अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये हो गया। डायमीटर का मतलब हो गया ये ICM भी हो गया, ठीक है, CM के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, पैरेलल एक्सिस है, तो इसमें भी आप इट्स टेंजेंट भी बोल सकते हैं, अबाउट इट्स टेंजेंट, अबाउट इट्स टेंजेंट। तो ये ICM और प्लस ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस r प्लस mr², तो ये हो जाता है 2/3 mr² प्लस mr² इक्वल टू 3 to 5, 5/3 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप और अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए टू लर्न and apply these two formulae in the solved and unsolved problems। ये एक सिंपल सी बात आपके सामने थी। अब स्फेरिकल सेल के लिए हमने निकाल लिया, 2 बार लिख लिया था। अब एक तीसरी चीज स्फीयर में और है, हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर? हॉलो, जो खोखला है, जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई एग्जिस्ट करती हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या है? इसमें अंदर थोड़ा सा पोर्शन खाली है, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, सेंटर है, एक रेडियस अपने इंटरनल R1 एज्यूम कर ली, एक्सटर्नल रेडियस R2 एज्यूम कर ली, इसका मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर और एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कराएंगे, आसान है फॉर्मूला डेरिवेशन, बट व्हाई वी अननेसेसरीली वी डिराइव इट। एग्जाम में नहीं आना इसका डेरिवेशन, अगर डिस्क्रिप्टिव भी आता है, जो 5 बॉडी दी हुई हैं उनके अलावा डेरिवेशन आपको नहीं करना है, समझना सब कुछ है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, इस एक्सिस के अबाउट, और बुक में आप लैंग्वेज में सीधे से सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा, ये होता है, बहुत ही आसान है, 2/5 mr⁵ माइनस r⁵ ये है 2/5 m। सॉलिड स्फीयर की तरह ही फार्मूला है, लेकिन रेडियस कैसे यूज होती है इस फार्मूले में लर्न कर लीजिए।
r2⁵ माइनस r1⁵ न्यूमरेटर में है r2² माइनस r2³ माइनस r1³। ये होता है इस हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अब अगर हम एक्सटर्नल टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? आपके लिए तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, भले ही डेरिवेशन नहीं किया है, आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करना आता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज करना आता है। आप इनको, जैसे कि एक मिस्त्री के पास रिंच होते हैं किसी स्कूटर को रिपेयर करने के लिए, किसी भी मशीन को रिपेयर करने के लिए, आप ये थ्योरम्स को उसी रिंच की तरह इस्तेमाल करें। तो आई ए बी के अबाउट क्या होगा? ICM और प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ये यहां पे एक्सटर्नल रेडियस R2 है। तो ICM तो यही रहेगी 2/5 m r2⁵ माइनस r1⁵ डिवाइडेड बाई r2³ माइनस r1³, ये होगा। और प्लस m, मास तो पूरा लिया ही जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज r2²। ये ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी का मतलब है एक्सटर्नल टेंजेंट। अब ये बुक में नहीं दिया है कि हमारा इंटरनल जो रेडियस थी वहां पर टेंजेंट बन रहा हो तो इस केस में r1 हो जाएगा। तो आप इसको आप कर सकते हो, इसको हम पी क्यू एक्सिस का कह देते हैं। तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला 2/5 m r2⁵ माइनस r1। ये ICM तो लिखा ही जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ, r2³ माइनस r1³ और प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टू इज r1 और मास ऑफ द स्फेरिकल हॉलो स्फीयर इज m। तो ये आप m r1² करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एवेलुएट कर सकते हैं, ये हमने बताया। इसके बाद बुक में तो आपका एक कोण भी दिया हुआ है जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है, मैं उसको बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ। समरी जो डिफरेंट फॉर्मूले आपके बनाए गए हैं, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस करके बॉडी दी हुई है, टेबल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप देख लीजिएगा। केवल राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस r, इसको छोड़ देना है। अब आपको इस चैप्टर में कौन कौन से सॉल्व और कौन से अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, और बस उनको आप करने के साथ साथ इस चैप्टर को पूरे अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब मैं सीधे से रोलिंग मोशन पे आ रहा हूँ। रोलिंग मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट जितना हो सकता था आपके लिए जरूरी उतना भर हमने डिस्कस किया है, और मैंने कोशिश करी है कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेवल से पढ़ाऊं कि आपको स्वयं समझ में आए और आप प्रॉब्लम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सॉल्व कर लें। तभी हम समझेंगे कि आप हमने अच्छे से पढ़ाया है और आपने अच्छे से उसको पढ़ा है। रोलिंग मोशन निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, चाहे आपकी बाइसिकल हो, चाहे आपकी कार हो, स्कूटर हो, यानी जितने भी व्हीकल्स हैं उनके जो व्हील्स हैं वो रोलिंग मोशन में रहते हैं। ये जो पहिया है जो घूमता है, अब आप देख रहे हो कि वो सर्कुलर मोशन भी करता है और साथ साथ वो लीनियरली चलता भी है, यहाँ से यहाँ भी चल के जाता है। इसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो रोलिंग मोशन तो सिलेबस में नहीं लिखा है, इसको हम दूसरा नाम जो सिलेबस में लिखा है उस नाम से भी जान सकते हैं, कंबाइंड मोशन ऑफ
लेसन एंड रोटेशन। ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, अलग अलग नामों से जानते हो, लीनियर मोशन भी जानते हो आप, मोशन आप लगा सकते हो यहाँ पे लीनियर मोशन, या जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा सा कम आता होगा इसलिए मैं और लिख देता हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन ग्राउंड पे भी हो सकती है, किसी इंक्लाइन प्लेन पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन लाइन एक स्ट्रेट में होती है। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन। तो अलग अलग शब्दों से घबराए नहीं, लगभग कहने की बात एक ही है। तो जो हमारी रोलिंग मोशन है वो कंबाइंड मोशन आप समझें, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। फ्लाई व्हील जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया और आपने देखा कि एक ही जगह वो घूम रहा है। जो हमारी चक्की होती है उसमें से पहिया एक ही जगह घूमता रहता है। आपका जनरेटर है, मोस्टली लोगों ने जनरेटर देखा होगा, लाइट के अल्टरनेट अरेंजमेंट के रूप में लोग घरों में जनरेटर चलाते हैं। उसमें जो जनरेटर का पहिया घूमता है वो एक ही जगह रखा हुआ घूमता है, वो प्योर रोटेशनल मोशन है। लेकिन जो व्हीकल्स चलते हैं वो कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अब हम लोग उसकी फिजिक्स जान लेते हैं। इससे आसान टॉपिक पूरे चैप्टर में कोई और नहीं है। इसमें लास्ट टॉपिक बहुत ही आसान है, ये अभी आप देख लेंगे 15-20 मिनट में सारा समझ लेंगे। रोलिंग मोशन रिंग भी कर सकता है, डिस्क भी कर सकती है, सिलेंडर भी रोलिंग मोशन कर सकता है, स्फीयर भी कर सकता है। इसी टाइप की जो बॉडीज हैं, रिंग को हुप भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स में आपको हुप भी शब्द देखने को मिलेगा। स्फीयर का मतलब आपका सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, स्फेरिकल सेल भी हो सकती है, हॉलो स्फीयर भी हो सकती है। स्फीयर 3 टाइप से आपको किसी भी प्रॉब्लम में देखने पड़ेंगे स्वयं। सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल, अभी हमने पहले सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला पहले ही दिखाया था, और हॉलो स्फीयर का मतलब, हॉलो कह देने का मतलब होता है इंटरनल, और एक्सटर्नल रेडियस उसमें कंसीडर करनी होगी प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्फीयर 3 टाइप के हैं। हमारा सिलेंडर भी हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। मैंने इसके फॉर्मूले तो बताए ही नहीं, चलिए फिर कभी किसी प्रॉब्लम में आएगा तब बता देंगे। हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जिसको हमने एक ही नाम रोलिंग मोशन कह के यहाँ ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट ग्रीन बोर्ड में लिखा हुआ है। अब जरा देखिए, जब भी कोई बॉडी, हमने डिफाइन नहीं करी है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसकी रेडियस r है और रेडियस ऑफ गायरेशन k है, ये मान लेना है। ए बॉडी कैपेबल ऑफ रोलिंग, कैपेबल टू रोल, ए बॉडी कैपेबल इन रोलिंग, कैपेबल टू रोल, ठीक है, रोल करने वाली बॉडी, रोल करने लायक बॉडी, हैविंग मास m, रेडियस r एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k।
radius of gyration k. Let us consider a body capable to roll, having mass m, radius r, and radius of gyration k. Rolls on a horizontal surface. मैं अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस लूँगा, आसान है, पहले ये समझेंगे, फिर इंक्लाइंड सरफेस। अब फिजिक्स इसके पीछे क्या है ये हम लोग देखना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि एक बॉडी रोल करती है, ये यूं कर चलेगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि हमने चाप पकड़ रखी है उसके अबाउट है, और ये मूव भी करती है, लीनियर स्पीड उसकी भी है, यानी कि जो हमारा टेंजेंट है उस पर अगर कोई है उसका पार्ट तो उसको हम v वेलोसिटी मान के चलें, और ये यहाँ पहुँच जाती है, रोल करते हुए एक दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस होगी जब लीनियर मोशन होगा तो ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये सिचुएशन वही है, रोल करेगी, रोल करने का मतलब रोल करेगी। तो अब इसके पास मैं इसी सिचुएशन में देखता हूं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी एज्यूम कर लीजिए कि ओमेगा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले हम मूव कराते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड रोल्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। निश्चित रूप से बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब आपने शेप डिफाइन नहीं करी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, रिंग हो सकती है, उसके लिए कुछ और फॉर्मूला होगा, डिस्क के लिए कुछ और फॉर्मूला होगा, ये आप जान सकते हो। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई हमने एज्यूम कर लिया है, जो कि एम के स्क्वायर होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कोई भी बॉडी होगी जनरल वे में आप एम के स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है, ये हम पहले आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन जनरल आप लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी अगर है तो आप हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, वो बहुत आसानी से हम लिखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। टोटल एनर्जी, ये मैं एक दोबारा लिखता हूं, रोटेशनल प्लस सिलेबस में ट्रांसलेशनल मोशन, इस रूलिंग के लिए हमने लिखा मोशन दोनों में अप्लाई। तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आई ओमेगा स्क्वायर होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी हाफ एम वी स्क्वायर, पहले से हम जानते हैं, इसको मैं पहले भी पढ़ी था, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो महत्व तो इसको पहले मिलना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस तरीके से फॉर्मूला कहीं लिखने में अच्छा नहीं लगता है, उसको कंबाइन करना है, कपल करना है तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि I इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। आप कह सकते हो वी नो दैट ऑन एनी बॉडी I about an axis passing through its center of mass is m के स्क्वायर। एंड दूसरा एक रिलेशन और भी जानते हो आप,
v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। ये हम सब्स्टिट्यूशंस दो करेंगे। ये इक्वेशन आप 1 मान सकते थे, इसको आप जब उसमें देखिए बुक में आपके अपने स्टाइल में लिखा है, आप लिख लीजिएगा। हम वीडियो छोटा करने के लिए अपने स्टाइल में आपके समझ में आ जाए वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आपने तीसरी इक्वेशन लिखा, इसको 4 लिख दिया, इसको 5 लिख दिया। तो आप इस 4 और 5 से आई और ओमेगा की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप इसमें रखिए, आई की जगह पे हमने लिख दिया एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा हमने कॉपी कर दिया। मैं ये फिगर मिटाई दे रहा हूं ताकि इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकूं और आपको समझा सकूं। तो आप देखिए हाफ एम के स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आएगा, यहीं नीचे लिख लेता हूं, और वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर पहले लिख लेता हूं, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपका और काइनेटिक एनर्जी मैं यही लिख देता हूँ टोटल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ भी आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ भी आ गया। तो आप दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यही इक्वेशन आपको कंबाइंड मोशन में यूज करनी पड़ेगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपको यूज करना है। बहुत सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कंबाइंड इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, या हम इस ढंग से शायद बुक में ऐसा लिखा है, मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, ये आगे पीछे करके लिख दिया है इन्होंने, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये इक्वेशन लिखा है। ये इक्वेशन नंबर जो भी है हमने ए लिखा है, ये आपको करना है। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली 2 लाइन में भी निकाल सकते थे, क्योंकि कंबाइंड मोशन को हमें इंडिविजुअल भी दिखाना था, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। अब आप देखिए कोई भी चाहे रिंग घूमती हो चाहे कोई घूमती हो, अब अगर आप घूमते हुए दिखा रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ठीक है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये हुई है, इसको टच कर करके आगे बढ़ रही है। तो आपको जो 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 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर शो करनी है, सिर्फ हम रोटेशन वाला ही कंसेप्ट यूज करते, तो आप क्या लिखते, एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही लिखते, हम वी की बात ही ना करते। टेंजेंट के थ्रू मतलब रोटेट करने में क्या हो रहा है ये बात की बात है। तो आप यहाँ पे आई की जगह पे लिखते आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फिर दोबारा उतारते, तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ये इक्वेशन तो आपको हमें बता ही दी है कि हमने रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करके जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में होती है उसका इक्वेशन ये है। अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को बहुत ही बारीकी से देखा, ये पहचाना कि ये टेंजेंट को टच करते हुए रोलिंग मोशन या कंबाइंड मोशन होती है। हमने सिर्फ इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज कर लिया है। तो आप देख लीजिए हाफ ICM जो आपने लिखा है इसको आप m के स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस एम आर स्क्वायर, ये हाफ दोनों में कंबाइंड रहेगा। हाफ तो आपका यहाँ भी रहेगा, हाफ m और v की जगह आर ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और ये ICM है यानी I है, और ओमेगा को हम फिर v अपॉन आर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहले ही की तरह
प्लस हाफ mv²। तो अब आप इसमें हाफ mv² बाहर निकालिए और आपको वही इक्वेशन दिखाई देगी जो अभी आपने निकाली है, 1 + k² r²। मैंने चेंज करके लिख दिया है, इस स्टेप को बाद में लिख दिया, उस स्टेप को पहले लिख लिया है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है, जो कि दिखाई दे रही है कि रोलिंग प्लस ट्रांसलेशनल पार्ट इसमें है। क्या ये वाला फार्मूला जो पहले निकाला था उससे मैच नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो बहुत आसानी के साथ आप जो कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन को, इसको आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूं भले ही वीडियो छोटा हो रहा हो, इसको आगे खींचने से आपके ऊपर मानसिक प्रेशर ज़्यादा आएगा, आप कम समझेंगे। एक साथ सारा वीडियो में देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन को दिखाएंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या हमने हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उस पे रोलिंग मोशन या कंबाइंड मोशन और ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन किया है। जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को रोल कराएंगे तो उसको मोशन को हम स्टडी करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक वो भी होगा। हम क्या करेंगे कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला किसी एंगल अल्फा वाले पे ये रोटेट करते हुए लुढ़केगा, हिंदी में हम इसको लुढ़कना कहते हैं, वैसे रोल करना कहते हैं। तो ये लुढ़केगा तो ये लुढ़क के नीचे की ओर आएगा। इस बीच में वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल होगी, ये वर्टिकल हाइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s क्रिएट होगी। अगर अल्फा है एंगल तो इसमें थोड़ी सी एनालिसिस लगेगी, और ये जो इस फॉर्मूले का यूज हमें करना ही होगा, ये आप मेंटली प्रिपेयर कर लें। और जो टाइम कुछ बचेगा तो हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और आगे जो आपको सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उनकी हम पूरी लिस्ट आपको डाल देंगे कि कौन से सॉल्व प्रॉब्लम करने हैं, कौन से अनसॉल्व प्रॉब्लम करने हैं। वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिले उनसे करिए, दूसरी वाली बुक हमने सजेस्ट करी है उससे करिए, और कुछ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो पीसीएस लेवल का अनसॉल्व पेपर कहीं आपको मिल जाता है, आईएएस लेवल का भी मिल जाता है, तो जो इलास्टिसिटी और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के आप करिए। फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो आई विल डिस्कस विद यू। कोई पॉलिसी बनाएंगे, आपके कम्युनिकेशन हमारे तक पहुँचे। कुछ बच्चों ने हमें वहीं यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा शॉर्ट में पूछा और मैंने उसी में जो हमसे हो सका उसका आंसर दिया। किसी किसी का आंसर अभी पेंडिंग है, जिसको हम किसी तरीके से जब हम सेकेंड राउंड में, मतलब जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम समझाएंगे। हम प्रैक्टिकल्स के संबंधित भी एक दिन कोई नया प्रैक्टिकल ना समझा के पूरा प्रॉपरली जो एक इंस्ट्रक्शंस हैं और आपकी जो फाइल प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन वाला प्लान कर रहे हैं। एक वीडियो बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे उसी में, एक प्रैक्टिकल के लिए, एक थ्योरी के लिए, जिसमें 100% आप अच्छे से उसको रिसीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।